हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मीन्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है जिसमें हम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न और उत्तर डिस्कस कर रहे हैं। आज की सीरीज़ में हम बात करेंगे अगेन 15 वर्ड्स यानी 2 मार्कर प्रश्नों के बारे में, सोशियोलॉजी जो कि पेपर फर्स्ट का पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, शारदा एक्ट क्या है? शारदा एक्ट क्या है? शारदा एक्ट बाल विवाह को रोकने हेतु हरविलास शारदा द्वारा सन 1929 में एक एक्ट लाया गया था, जो शारदा अधिनियम के रूप में 1 अप्रैल 1930 को पूरे ब्रिटिश भारत में लागू हुआ, जिसके तहत विवाह हेतु लड़की के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई। शारदा एक्ट हरविलास शारदा द्वारा 1929 में लाया गया और अधिनियम के रूप में कब बना? 1 अप्रैल 1930 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम विवाह आयु 18 वर्ष रखी गई थी। फिर उसके बाद में अगेन हम देखें, वर्ष 2006 में भारत सरकार ने शारदा एक्ट की जगह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पास किया, जिसके तहत विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित की। यानी जो आज का जो हमारा अधिनियम है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, वो कि उसकी आधारशिला अगर हम देखें तो वो हरविलास शारदा के द्वारा रखी गई थी, जो कि 1929 का एक्ट है। 1 अप्रैल 1930 को सब में लागू हुआ था। उसी से इसका जो है आगे विस्तार किया गया 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत, यानी लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई और लड़कों की 21 वर्ष रखी गई। तो आपको ये उत्तर जो देना था वो 15 वर्ड्स में लेना था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है? या फिर इस प्रश्न को अगर हम आज के पर्सपेक्टिव में देखें, जिस तरह से पेपर का ट्रेंड है, तो ये वो ऐसे भी हो सकता है कि जाति व्यवस्था असमानता को जन्म देती है। इसको आप एक उदाहरण के द्वारा समझाइए या इसका आप विश्लेषण कीजिए। किसी भी तरह से प्रश्न आ सकता है, ये आपको प्रिपेयर रहना है कि किस तरह से आपको आंसर देने हैं। जाति व्यवस्था में जन्म के आधार पर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में उच्च अथवा निम्न मान लिया जाता है। यह भावना असमानता व सामाजिक विभाजन को उत्पन्न करती है, जो राष्ट्र एकता में बाधक भी बनती है। जाति व्यवस्था हिंदू समाज का खंडात्मक विभाजन करती है। जाति संस्तरण, सहभोज पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों को ब्राह्मणों को प्राप्त धार्मिक विशेषाधिकार तथा निम्न जातियों पर अनेक नियोक्ताएं आरोपित होना, व्यवसाय पर प्रतिबंध आदि जाति व्यवस्था असमानता के उदाहरण है। दोबारा से देखें प्रश्न, आप देख लीजिए। प्रश्न ये है कि जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है, या फिर जाति व्यवस्था असमानता को जन्म देती है, इसका विश्लेषण कीजिए। ये दोनों अगर प्रश्न पूछे जाए तो आपको उत्तर किस तरह से देना है? जैसा कि अपन ने डिस्कस किया है कि जन्म के आधार पर ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो जाता है। तो एक व्यक्ति मान लो उच्च कुल में जन्म ले तो उच्च व्यक्ति का हो गया, निम्न में होगा तो निम्न हो गया। तो उसकी तुलना जो होती है वो उच्च अथवा निम्न के आधार पर की जाती है, और यही भावना क्या करती है? असमानता व सामाजिक विभाजन उत्पन्न करती है, असमानता को उत्पन्न करती है। चाहे सामाजिक असमानता हो, आर्थिक हो, या फिर किसी भी तरह की असमानता हो, उसको ये जन्म देती है। और ये जो असमानता होती है वो क्या करती है? राष्ट्र की एकता में बाधक बनती है। जाति व्यवस्था और समाज का क्या करती है? खंडात्मक विभाजन करती है, कि यहाँ पर क्या हो जाता है? ऊंच नीच का अंतर पाया जाता है। इसी आधार पर जाति में संस्करण पाए जाते हैं। सहभोज पर प्रतिबंध होता है, एक साथ भोजन नहीं कर सकते, ऊंच नीच में अंतर हो जाता है। और विभिन्न जातियों और ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त होता है, धार्मिक। निम्न जातियों पर अनेक तरह की नियोक्ताएं लगाई जाती है। व्यवसाय पर प्रतिबंध होता है कि निम्न व्यवसाय होंगे वही करे जाएंगे। लेकिन आज हम कंपेयर करें तो आज तो सिचुएशन काफ़ी सुधर रही है, काफ़ी चेंज भी इसमें हुआ है। लेकिन अभी भी क्या है, कई जगह जो है जाति में असमानताएं पाई जाती है। तो उसी को आपको यहाँ पर ये बताना था, तो इसका आपने विश्लेषण कर दिया है। इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ ग्लोबल विलेज? वैश्विक गांव क्या है? वैश्विक गांव ये है कि विश्व के लोगों का संचार के माध्यमों तथा परिवहन यातायात के माध्यम से जुड़ना। विश्व के बहुत सारे देशों के लोग, विश्व में देश है, देश के बहुत सारे लोगों का संचार का माध्यम हो या परिवहन या यातायात के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना। या फिर दूसरे शब्दों में हम बोले, ऐसे आवासीय स्थान जहाँ विभिन्न देश, विभिन्न विचार, विभिन्न धार्मिक मान्यताएं, सभ्यता, संस्कृति, ठीक है, खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, किसी भी तरह से सभी लोगों के रहने की व्यवस्था की जाती है और सभी का एक दूसरे से जुड़ना क्या कहलाता है? वैश्विक गांव कहलाता है।
तो इस तरह से 15 वर्ड्स में ये डेफिनेशन अपन ने देख ली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। अनुचित या अवैध रूप से, क्या हो रहा है स्क्रीन को, वेट। अनुचित या अवैध रूप से निजी लाभ के लिए कुछ राजनेता अनैतिक फायदों के लिए नौकरशाह को पदोन्नति या धन का लालच देकर अपने साथ मिला लेते हैं। अनुचित या अवैध रूप से निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए कुछ राजनेता क्या करते हैं, अनैतिक फायदों के लिए नौकरशाह को उनकी पदोन्नति या धन का लालच देकर क्या करते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। फिर सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनी विधायी शक्तियों का दुरुपयोग राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाता है। और फिर ये सरकारी अधिकारी द्वारा क्या करते हैं, अपनी विधायी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं। राजनेताओं द्वारा चुनावी खर्च हेतु गलत तरीकों से राशि एकत्रित करना तथा अवैध तरीकों से मतदाताओं से मत प्राप्त करके जीतना भी क्या है, राजनीतिक भ्रष्टाचार है। राजनीतिक भ्रष्टाचार क्या हो गया, एक तो अनुचित या अवैध रूप से निजी लाभ के लिए राजनेता क्या करते हैं, नौकरशाह को पदोन्नति और धन का लालच देते हैं और खुद जो है उसका फायदा उठाते हैं। साथ ही क्या करते हैं, विधायी शक्तियों को दुरुपयोग करते हैं या फिर चुनावी खर्च के समय गलत तरीकों से राशि एकत्र करते हैं और अवैध तरीकों से मतदाताओं से मत प्राप्त करते हैं या उनको मतदाताओं को लालच देते हैं। तो ये सारे ही जो क्या कहलाएंगे, राजनीतिक भ्रष्टाचार कहलाएंगे। तो आज हमने 15 वर्ड्स को डिस्कस करा, ठीक है। कल की सीरीज़ में हम 50 वर्ड्स के प्रश्नों को लेकर आएंगे। आगे भी सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। उसके अलावा चैनल की सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इजी वे में पूरा मिल जाएगा। आरएस से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आपको चाहिए वहाँ पर इजी वे में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लेलिस्ट भी है, वो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाई हुई है। आपको अपकमिंग आरएस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और भी अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप मस्ट वॉच जो प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।